आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की जो हमारी विस्तास बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय टिशानी दोशी। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में देख लेते हैं कि ऑथर कौन है। तो ये जो ऑथर है इनका नाम है टिशानी दोशी एंड ये एक राइटर भी हैं और डांसर भी हैं। ये वेल्श गुजराती हैं, यानी कि यूएसए यानी कि फॉरेन ओरिजिन भी है और इनका गुजराती ओरिजिन भी है। ओके, शी वॉज बॉर्न इन मद्रास इन 1975। मद्रास में 1975 में इनका बर्थ हुआ था और उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड कम्युनिकेशंस पढ़ा है क्वींस कॉलेज में, शार्लेट, नॉर्थ कैरोलिना में। और वहां से इनको क्या मिली? शी गेन्ड अ मास्टर्स डिग्री इन राइटिंग सेमिनार्स। तो सेमिनार्स लिखने में इनको मास्टर्स डिग्री वहां से मिली है। उसके बाद शी मूव टू लंदन इन 1999। फिर ये 1999 में लंदन चली गई थी और वहां पर असिस्टेंट बन गई थी एक एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में। और ये कहाँ था? हार्पर्स में था और क्वींस मैगजीन की असिस्टेंट बन गई थी एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में। फिर ये 2001 में रिटर्न आई इंडिया में। फिर 2001 में शी रिटर्न टू इंडिया वेयर शी बिकेम अ डांसर विद द कोरियोग्राफर चंद्रलेखा। तो यहाँ पे आके बहुत बड़ी कोरियोग्राफर है चंद्रलेखा, इनके साथ ये काम करने लग गई, उनके साथ डांसिंग में इन्वॉल्व हो गई ये। शी ऑल्सो वर्क्स एज अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट कंट्रीब्यूटिंग टू वेरियस न्यूज़पेपर्स। फिर इन्होंने फ्रीलांस जर्नलिस्ट यानी कि पार्ट टाइम एक तरीके से इन्होंने जर्नलिस्ट की तरह भी काम किया है। कंट्रीब्यूटिंग टू वेरियस न्यूज़पेपर्स यानी कई सारे न्यूज़पेपर्स के लिए इन्होंने पार्ट टाइम अलग अलग एज ए जर्नलिस्ट काम किया है। ओके, इंट्रोडक्शन। अब चैप्टर का इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। ये जो चैप्टर है ये खुद टिशानी दोशी का रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। टिशानी दोशी जो है वो कहाँ गई थी? वो अंटार्कटिका गई थी, जो कि इस दुनिया का सबसे एंड पॉइंट है। तभी तो इस चैप्टर का नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, क्योंकि इस अर्थ का जो एंड पॉइंट है वो है अंटार्कटिका। और टिशानी दोशी वहीं गई थी एक स्टूडेंट्स ग्रुप के साथ, और उस स्टूडेंट ग्रुप का नाम था आइस, स्टूडेंट्स ऑन आइस। ओके, इनके कैप्टन थे जो कि कैनेडियन थे। वो बहुत सारे बच्चों को कहाँ ले जाते हैं? अंटार्कटिका ले जाते हैं दिखाने के लिए और चीज़ें घुमाने के लिए। और यहाँ जाके उन्हें रिसर्च करवाते हैं कि हमारा पास्ट कैसा था, फिर अब हमारा प्रेजेंट कैसा है और प्रेजेंट के बेसिस पे हमारा फ्यूचर कैसा होगा। हम ह्यूमंस ने बहुत ज़्यादा क्या कर दिया है? डिस्ट्रप्शन किया है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से अंटार्कटिका में जो बड़ी बड़ी आइस शील्ड्स हैं, जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, यानी जो बड़े बड़े स्नो से बने हुए जो माउंटेन्स हैं, वो सब मेल्ट हो रहे हैं। यस, ये सब वहाँ पे हो रहा है। तो ये सब उनको वहाँ पे दिखाने के लिए ले जाते हैं और बताते हैं कि तुम जो यंग जनरेशन हो, तुम जो टीनेजर्स यहाँ सब आए हो, तुम पॉलिसी मेकर्स ऑफ फ्यूचर के, यानी कि तुम ही लोगों को अब आगे का यूथ हो, तुम लोग जिनको जो आगे की जनरेशन्स चलाएंगे। तो कैसे अपने एक्शंस को तुम्हें मैनेज करना है और किस तरीके से आपको एक्ट करना है, जैसे इन्वायरमेंट को कोई दिक्कत ना हो, ये उनको वहाँ पे सिखाते हैं। ओके, so let's begin with the introduction. The lesson revolves around the world's most preserved place, Antarctica. Antarctica के बारे में यहाँ पे पूरा बताया जाएगा। Not many people have been there but out of few that have, Tishani Doshi is one of them. बहुत सारे लोग यहाँ पर नहीं जाते क्योंकि बहुत खतरनाक, it is the most coldest place on the earth. लेकिन टिशानी जोशी गई है। कुछ लोग वहाँ गए क्योंकि वहाँ कोई नहीं रहता, कोई एनिमल नहीं रहता, मतलब पोलार बेयर्स ऑब्वियसली या पेंगुइन्स, कुछ वहाँ के नेटिव एनिमल्स रहते होंगे, बट वहाँ पे कोई पॉपुलेशन नहीं रहती, वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, वहाँ पे बेसिकली कोई लाइफ नहीं है, कोई वहाँ रहता नहीं है। तो टिशानी जोशी उन कुछ चंद लोगों में से जो वहाँ पे अंटार्कटिका जा चुके हैं। ये एक साउथ इंडियन पर्सन है टिशानी जोशी, जो कि एक एक्सपेडिशन पे गई थी, यानी कि एक जर्नी, उस जर्नी पे गई थी जहाँ पे लोगों को एक जगह को एक्सप्लोर कराते हैं। तो ये गई थी और ये कहाँ गई थी? ये अंटार्कटिका गई थी ग्रुप ऑफ टीनेजर्स के साथ, यानी इसके साथ उस एक्सपेडिशन में बहुत सारे टीनेजर्स थे जो कि स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम से जुड़े हुए थे। तो इनके साथ बहुत सारे लोग गए थे। हु टेक यंग माइंड्स टू डिफरेंट एंड्स ऑफ द वर्ल्ड। अब स्टूडेंट्स ऑन आइस ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो यंग बच्चों को अपने साथ इस तरीके की जगहों पे ले जाता है ताकि ये बच्चे वही चीज़ें सीखें जो एक्चुअली ये लोग रियलिटी में देख रहे हैं कि वहाँ क्या क्या गलत हो रहा है, और अपने एक्शंस को उस तरीके से मॉडिफाई करें ताकि वहाँ पे कुछ गलत ना हो। Thus it gives an insight into how Antarctica is a place you should visit to have a glimpse of the past, present and future in the realistic form.
तो बेसिकली अंटार्कटिका के बारे में बताते हैं कि ये जगह कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी वास्ट है, और इस जगह को आप देख के बता सकते हो कि हमारा पास्ट कैसा था, अभी हमारा प्रेजेंट कैसा है, और प्रेजेंट के बेसिस पे हमारा फ्यूचर कैसा होगा। तो इस जगह को घूमना, ग्लिम्स यानी इस जगह को के व्यूज़ लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब यहाँ पे इस चैप्टर में बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। नाउ चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ से मेन वर्ड टू वर्ड हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होगा, जहाँ मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ग्लॉसरीज, सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करती चलूंगी। सो लेट्स बिगिन। Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel, the academic Shulatsky, heading towards the coolest, coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica. तो टिशानी जोशी बताती हैं कि इस साल के शुरुआत में मैंने एक रशियन रिसर्च वेसल लिया था। वेसल क्या होता है? इस तरीके की बड़ी शिप्स होती है। तो टिशानी जोशी कह रही हैं कि मैंने इस शिप में बैठ के एक रिसर्च करने गई थी इस दुनिया के सबसे कोल्डेस्ट, सबसे ड्राइएस्ट और सबसे विंडीएस्ट, यानी जहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, इस शिप में बैठ के मैं वहाँ गई थी। कहाँ? अंटार्कटिका। और ये शिप कैसी है, कौन सी है? ये एक रशियन शिप है। और ये किस पर्पस के लिए यूज़ होती है? ये इसी पर्पस के लिए यूज़ होती है कि इसमें बच्चे कहीं बैठें और किसी जगह पे जाकर रिसर्च करें। इस रशियन शिप का नाम क्या था? अकेडमिक शुकाल्स्की। ओके, it is the name of the ship used for academic research by the students. Okay? ये बताती हैं टिशानी जोशी। फिर वो कहती हैं My journey began 13.09 degrees north of the equator in Madras and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many ecospheres. तो कहती है कि मैंने अपनी जर्नी मद्रास से चालू की थी। अब मद्रास कहाँ है? मद्रास यहाँ इंडिया में, ये इंडिया है और यहाँ पे मद्रास है। कहती है मैंने यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी और मैं कहाँ तक गई? मैं अंटार्कटिका तक गई। यानी यहाँ से लेके मैं यहाँ तक, ये अंटार्कटिका है, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक अंटार्कटिका पहुँची। इसका मतलब क्या है कि 13.09, यानी कि मद्रास में हर जगह हमें पता है लैटिट्यूड्स होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। लैटिट्यूड्स यानी कि वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो हॉरिजॉन्टल होती हैं, जो किसी भी जगह पर होती हैं। और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो वर्टिकल होती हैं। ये हर जगह होती हैं। यस, गूगल मैप्स में जब हम किसी जगह पे जाते हैं तो वो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ही शो करता है। तो कहती है मैंने अपनी जर्नी अंटार्कटिका में जाने के लिए मद्रास से चालू करी थी। और वहाँ पे कितनी लैटिट्यूड थी मद्रास में? 13.09 डिग्रीज का वहाँ पे लैटिट्यूड थी। और मद्रास कहाँ है? मद्रास इक्वेटर और उसके बाद वो बोलती है कि उसके बाद जब मैं मद्रास से अंटार्कटिका आई तो मैंने इस बीच में क्या क्या क्रॉस किया? मैंने 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर और एटलीस्ट मैनी इकोस्फेयर्स, ये सब क्रॉस करके मैं अंटार्कटिका तक आई। अब ये पांचों चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे। ये टाइम जोन्स क्या होता है देख लेते हैं। ये अगर आप देखें तो ये वर्ल्ड का टाइम जोन है। ओके, ये जो बीच में आप लाइन देख रहे हैं ना, यहाँ पे आता है लंदन। ओके, और यहाँ पे आती है प्राइम मेरिडियन, यानी वो जगह जहाँ पे एक स्टैंडर्ड टाइम सेट किया हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे टाइम सेट कर दिया है 12। ओके, अब इस टाइम के बेसिस पे अर्थ के अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम्स सेट किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे इस पोर्शन में 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM एंड सो ऑन। और इस पोर्शन में 1 PM यहाँ है, 2 PM यहाँ, 3 PM, 4 PM, 5 AM एंड सो ऑन। अगर यहाँ PM हो रहा होगा इस जगह पे तो यहाँ AM हो रहा होगा। यानी धरती के एक हिस्से में जब सुबह होती है तो दूसरे हिस्से में रात हो रही होती है, हमें चीज़ पता है। तो मान लीजिए अगर वैंकूवर में, मान लीजिए कहीं पे अगर सुबह के 4 बज रहे हैं तो उसी टाइम पर समथिंग मॉस्को में, समथिंग अराउंड मॉस्को में सुबह के शाम के दिन के 3 बज रहे होंगे। यस, तो यहाँ पर क्या बता रही है टिशानी जोशी? वो बता रही हैं कि जब मैंने मद्रास से अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी अंटार्कटिका जाने के लिए तो मैंने 6 चेक पॉइंट्स जो हैं, 9 टाइम जोन्स जो हैं वो मैंने क्रॉस किए। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक टाइम जोन, इसको क्रॉस किया दूसरा, तो कहती है ऐसे करके यहाँ तक मैंने 9 टाइम जोन्स क्रॉस किए थे। यानी अलग अलग समय मैंने क्रॉस किया था, इतनी लॉन्ग जर्नी थी मेरी। ओके, फिर वो कहती है मैंने 6 चेक पॉइंट्स क्रॉस किए। जब हम कोई चेक पॉइंट क्रॉस करते हैं यानी कि
हमें अपना पासपोर्ट दिखाना रहता है, हमारा इमिग्रेशन चेक होता है, वीज़ा चेक होते हैं। तो अलग अलग ये 6 चेक पॉइंट्स उसने क्रॉस किए। 3 वाटर बॉडीज यानी 3 बड़े बड़े ओशंस भी उसने यहाँ पर क्रॉस किए। ओके, एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फेयर्स। अब इकोस्फेयर क्या होता है? पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स हैबिटेबल बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स या इकोसिस्टम, यानी अलग अलग चीज़ों के इकोसिस्टम्स। एक पर्टिकुलर जगह पे जब कोई रहता है तो वहाँ पे उनकी हैबिटेट होती है, वहाँ पे उनके इकोसिस्टम्स होते हैं, वहाँ रहने वाले अलग अलग प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं। तो ये इकोस्फेयर्स होते हैं एक पर्टिकुलर जगह के। तो कहती है मैंने एटलीस्ट कि पता नहीं मुझे याद, कहती है मुझे याद भी नहीं है मैंने कितने सारे इकोस्फेयर्स यानी कितनी सारी अलग अलग जगहें मैंने क्रॉस की मद्रास से अंटार्कटिका पहुँचने में। ओके, आगे बढ़ते हैं। But by the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 years of combination of a car, an aeroplane, and a ship. So my first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief, followed up with an immediate and profound wonder. तो कहती है जब मैं अंटार्कटिका फाइनली पहुंची मद्रास से, तब तक मैं कितने घंटे ट्रैवल कर चुकी थी? मैं 100 आवर्स ट्रैवल कर चुकी थी। और ये 100 आवर्स सारे जर्नी मिला के थी, यानी कार की जर्नी, एरोप्लेन की जर्नी, शिप की जर्नी, सब मिला के मद्रास से लेके मैंने अंटार्कटिका तक 100 घंटे ट्रैवल किया। और जब मैं पहुंची, मतलब वो बोलती है मैं थकी होनी चाहिए थी इतना ट्रैवल करने के बाद, लेकिन जब मैं पहुंची अंटार्कटिका के एक्सपेंसिव यानी कि वास्ट बड़े से वाइट लैंडस्केप पे, यानी कि बड़ा सा वाइट लैंडस्केप, क्यों? क्योंकि पूरी स्नो, पूरी बर्फ जमी हुई थी वहाँ पे। जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वो कहती है कि ये जगह बहुत पीसफुल है, बहुत काम है, यहाँ कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। फिर वो कहती है मैंने यहाँ पे अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन भी देखा। अब होराइजन क्या होता है? ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं होराइजन। ये वो पॉइंट है जहाँ पे लैंड और स्काई मीट होते हुए दिखाई देता है हमें। कहती है पर जो मैं होराइजन देख रही थी वो अनइंटरप्टेड था, यानी बीच में उसके कोई नहीं था। जितनी दूर तक मेरी नज़र जा रही थी उतनी दूर तक ये होराइजन मुझे दिख रहा था। और वो मुझे क्या दे रहा था? रिलीफ, मुझे सुकून महसूस हो रहा था। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर। और जब मैं ये देख रही थी कि इतनी दूर तक ये स्नो जा रही है, ये लैंड पूरा आइस से भरा हुआ है, कितनी शांति है, कितना पीस है यहाँ पे। कहती है मैं वंडर कर रही थी, डीप, प्रोफाउंड यानी डीप। कहती है मैं डीप वंडर कर रही थी, यानी कि मैं बिल्कुल खो गई। मैं सोच रही थी कि इतनी ब्यूटीफुल जगह भी क्या एग्जिस्ट करती है इस अर्थ पे। तो वो बिल्कुल खो गई इस जगह की ब्यूटी में। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, its isolation, but mainly at how there could have ever been a time when India and Antarctica were part of the same landmass. तो वो वंडर, वो हैरान किस चीज़ पे हो रही थी? इस जगह की इमेंसिटी पे, यानी कितनी ये जगह ह्यूज है, कितनी बड़ी है। और इसके आइसोलेशन पे, यानी बीइंग अलोन, यानी कि वो सोचती जगह कितनी आइसोलेटेड है, यानी बिल्कुल खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता। और इसके आसपास कोई दूसरे लैंड मासेस भी कुछ ज़्यादा पास नहीं है। और फिर वो सोचती है कि मैं ये चीज़ भी सोच के हैरान हो रही थी कि हमारा जो इंडिया है कभी इस अंटार्कटिका का पार्ट हुआ करता था पास्ट में। लैंड मास क्या होता है? अ कॉन्टिनेंट और अदर लार्ज बॉडी ऑफ लैंड। तो अब आप इस डायग्राम को समझिए और समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये हमारा ग्लोब है, ये अर्थ है, और ये पास्ट में ऐसा दिखता था। ओके, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा ग्लोब है जो प्रेजेंट डे है, यानी आज प्रेजेंट में ये हमें ऐसा दिखाई देता है। तो जब वो वहाँ अंटार्कटिका गई तो उसे वहाँ ये चीज़ पता चली कि ये जो अर्थ है 650 मिलियन ईयर्स पहले, 650 मिलियन ईयर्स पहले ऐसा दिखता था। और हमारा इंडिया जो एशिया है वो सब इससे कनेक्टेड था। यहाँ पे एक लैंड हुआ करता था जिसका नाम था गोंडवाना लैंड, और इसी लैंड का हमारा इंडिया भी एक पार्ट हुआ करता था। उसके बाद धीरे 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 ये सब ऊपर खिसकते गया। कैसे खिसका वो हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। ये सब ऊपर जाते गया जाते गया जाते गया, और इस वजह से इंडिया, मतलब जो हमारा ग्लोब है, ये आज ऐसा दिखता है। अंटार्कटिका यहाँ पे अलग से ही है साउथ पोल में, और बाकी चीज़ें, ये इंडिया हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये ऊपर तरफ है नॉर्थ में। ओके, तो
तो पहले ये सब एक ही चीज का पार्ट थे, गोंडवाना लैंड का। बाद में कई सालों बाद ये धीरे धीरे शिफ्ट हो गए और अकेला एंटार्क्टिका यहाँ साउथ पोल में रह गया और बाकी सब चीजें ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। ओके, तो ये सोच के टिशानी दोषी बहुत ज्यादा हैरान हो रही थी कि ऐसा भी होता है कभी कि हम कभी साउथ पोल में थे और अब हम नॉर्थ में आ गए हैं। तो ये सब सोच के वो वंडर कर रही थी। अब आते हैं हम पार्ट ऑफ हिस्ट्री पे। अब यहाँ पे अंटार्कटिका से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री बता रही है हमें टिशानी जोशी। वो कहती है 650 मिलियन ईयर्स अगो अ जायंट अमैलगमेटेड सदर्न सुपरकॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। तो कहती है 650 मिलियन ईयर्स पहले एक बड़ा सा लैंड हुआ करता था, गोंडवाना लैंड, जो मैंने अभी आपको बताया। और अमैलगमेटेड यानी कि वो कंबाइंड था, यानी कि सुपर कॉन्टिनेंट से कंबाइंड था। सुपर कॉन्टिनेंट क्या होता है? अ फॉर्मर लार्ज कॉन्टिनेंट फ्रॉम विच अदर कॉन्टिनेंट्स आर हेल्ड टू हैव ब्रोकन ऑफ एंड ड्रिफ्टेड अवे। तो बड़ा सा लैंड था गोंडवाना लैंड, जहां पे आज अंटार्कटिका दिखाई देता है। और जो दूसरे कॉन्टिनेंट्स थे, जो दूसरे कॉन्टिनेंट्स इसमें कंबाइंड थे, वो सब टूट टूट के, बह के, ड्रिफ्ट होके यानी फ्लोट होके ऊपर तरफ चले गए नॉर्थ में, और अकेला अंटार्कटिका यहीं रह गया। और यही प्रेजेंट डे आज हमें दिखता है। कई सालों पहले, 650 मिलियन ईयर्स पहले ऐसा नहीं था। गोंडवाना एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसमें सारे दूसरे कॉन्टिनेंट्स कंबाइंड थे। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन। और तब पास्ट में जब गोंडवाना लैंड हुआ करता था, तब चीजें काफी अलग थी। ह्यूमन बीइंग सब एग्जिस्ट नहीं करते थे। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और क्लाइमेट कैसा था? बहुत गर्म हुआ करता था, खतरनाक गर्म। होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। और उस टाइम एंटार्कटिका में फ्लोरा एंड फौना यानी अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग जातियों और प्रजातियों के प्लांट्स एंड एनिमल्स हुआ करते थे, ह्यूमंस नहीं होते थे। For 500 million years, Gondwana thrived, but around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of mammals got underway, the landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know today. Thrived का मतलब क्या होता है? कोई चीज डेवलप होना, बढ़ना, ओके। वाइप्ड आउट का मतलब क्या होता है? एक्सटिंक्ट होना, खत्म हो जाना। गॉट अंडरवे का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो स्टार्ट हुई है, शुरू हुई है। तो टिशानी बोलती है जब 650 मिलियन ईयर्स पहले गोंडवाना लैंड था और सब कुछ कंबाइंड था यहीं पे, तब 500 साल तक गोंडवाना डेवलप करा, काफी बड़ा, वहां पे फ्लोरा बड़ा, फौना बड़ा, अलग अलग प्लांट्स एंड एनिमल्स बड़े। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? डायनासोर्स वाइप्ड आउट हो गए, डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए, और मैमल्स का जमाना आ गया। मैमल्स की एज हो गई, आ गई। मैमल्स यानी वो एनिमल्स जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो जब वो सारे एनिमल्स आ गए तो क्या हुआ? लैंड मास टूट गया और अलग अलग सेपरेट कंट्रीज में अलग अलग डिवाइड हो गया, इधर चले गए। गोंडवाना लैंड जो है ये टूट गया, यानी ये सब चीजें सब एक कंबाइंड चीजें थी। और अब अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, साउथ अमेरिका अलग हो गया, अफ्रीका अलग हो गया, इंडिया उस तरफ एशिया में चला गया, सब कुछ उधर उधर हो गया। ठीक है, तो अब हमारा जो वर्ल्ड है ये ऐसा दिखता है और पहले ऐसा दिखता था। ओके, to visit Antarctica now is to be the part of that history, to get a grasp of where we have come from and where we could have been possibly be heading. It's to understand the significance of Cordilleran folds and pre-Cambrian granite shields, ozone and carbon evolution and extinction. तो टिशानी कहती है कि अंटार्कटिका में यहाँ पर आने से मुझे वो पार्ट ऑफ हिस्ट्री पता चलती है जिससे मुझे ग्रास्प यानी जिससे मुझे एक आइडिया मिलता है कि हम एक्चुअली आए कहाँ से हैं, हम और पॉसिबली हम कहाँ हेड करेंगे, यानी किस तरफ हम जा रहे हैं। तो कहती है मैं जब यहाँ अंटार्कटिका आई तो मुझे पता चला कि हमारा पास्ट कैसा था। गोंडवाना पहले एक कंबाइन पूरा एक सुपर कॉन्टिनेंट था, ये इसको पता चला। फिर कहती है अब प्रेजेंट में कैसा दिखता है ये मुझे पता चल रहा है, और हमारे क्या एक्शंस हैं ह्यूमंस के जिस वजह से हम किस तरफ हेड करेंगे, यानी हमारा फ्यूचर कैसा होगा, ये मुझे पता चल रहा है अंटार्कटिका यहाँ आकर। कहती है और बहुत सिग्निफिकेंस यानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स ऑन प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स के बारे में भी पता चले। कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स क्या होते हैं? एन एक्सटेंसिव चेन ऑफ माउंटेन्स और माउंटेन रेंजेस स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ अमेरिकाज वेस्ट कोस्ट टू मेक्सिको।
नॉर्थ अमेरिका में जो वेस्ट कोस्ट है वहाँ से लेके मेक्सिको तक बहुत सारे लंबे लंबे माउंटेन की चेन्स है, बहुत सारे बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स ही माउंटेन्स ऐसे। तो इन सारे माउंटेन्स को हम क्या बोलते हैं? कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स कहते हैं। ओके, ये ग्रेनाइट के बने हुए रहते हैं और बहुत सारे डिपॉजिट्स, कई सालों के डिपॉजिट से ये बने। कहती है ये सब चीज़ें भी मुझे यहाँ आकर पता चला। और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स के बारे में भी पता चला। ये क्या होता है? लार्ज एरियाज ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स दैट आर फॉर्म्ड ओवर द ईयर्स। तो ग्रेनाइट के ऐसे बड़े बड़े पत्थर जो सालों साल लग जाते हैं जिनको बनने में, वो सारी भी चीज़ें इसको यहाँ पर देखने को मिली। ऑल्सो इसको ओजोन के बारे में पता चला। ओजोन यानी हमारी ओजोन लेयर जो अर्थ को प्रोटेक्ट करती है यूवी रेस से, अल्ट्रावायलेट रेस से। कहती है यहाँ आके मुझे ये भी पता चला कि यूवी रेज में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। ओजोन जो लेयर है वो डिप्लीट हो रही है, खराब हो रही है ह्यूमंस के एक्शंस की वजह से। एंड कार्बन के बारे में भी मुझे पता चल रहा है। कार्बन यानी कि कार्बन जो है वो एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा हो गया है, जो कि खराब है एनवायरनमेंट के लिए। कहती वो भी मुझे यहाँ पता चला। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन यानी कोई चीज़ कैसे डेवलप हो रही है वो भी मुझे पता चला। और एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन यानी किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। तो कहती है मुझे यहाँ के ये भी पता चला कि डायनासोर्स भी थे जो एक्सटिंक्ट हो गए। तो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में मुझे यहाँ पर आके पता चला। ओके, when you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. Imagine India pushing northwards, jamming against Asia to buckle its crust and form the Himalayas. Mind-boggling का मतलब क्या होता है? Confused and startling. जब आप बहुत confused होते हो और उसी वक्त shocked भी रहते हो, उससे हम कहते हैं mind-boggling. Jamming का मतलब क्या होता है? Getting stuck and unable to move. आप किसी चीज़ से टकरा गए और फिर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो क्योंकि वो चीज़ बीच में आ रही है, तो आप जैम हो गए हो। टू बकल का मतलब क्या होता है? टू बेंड एंड गिव वे, यानी आप किसी चीज़ को रास्ता दो, जगह दो। ओके, तो जब वो बोलती है कि आप सोचिए कि जो चीज़ होने में इतने मिलियन ईयर्स लग गए, ये देख के मैं माइंड बॉगलिंग हो गई, यानी मैं बहुत कंफ्यूज हो गई, बहुत शॉक हो गई। कहती है आप इमेजिन करिए कि जो इंडिया है वो नॉर्थवर्ड्स पुश कर रहा है एशिया को, एशिया में ज्वाइन होने के लिए, और ऐसे पुश होता है कि हिमालयाज आ गए वहाँ पे। तो क्या होता है? मान लीजिए ये इंडियन प्लेट है, ये जो है ये पूरी इंडियन प्लेट है। ओके, क्या हो रहा है? ये इंडियन प्लेट पुश कर रही है एशिया को। क्या कर रही है? पुश कर रही है, जैम कर रही है, टकरा रही है, पुश कर रही है। अब क्या होता है? ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये बेंड हो जाता है और जगह दे देता है इस पोर्शन को अंदर आने के लिए। यानी कि ये जो पोर्शन है, ये जो ओशनिक क्रस्ट है, ये वाला पोर्शन, ये उठ जाता है और जो इंडिया टकरा रही है एशिया में एंटर करने के लिए, वो एशिया कॉन्टिनेंट में मर्ज हो जाती है और ये पोर्शन उठ जाता है और इनके ऊपर चढ़ जाता है और ये बन जाते हैं हिमालयन माउंटेन्स। जैसे कि ये इंडियन प्लेट्स टकरा रही थी एशिया में, अब ये मर्ज हो गई, ये चली गई एशिया में, और जो ये पोर्शन था हिमालयन माउंटेन्स, ये चढ़ गया, राइजिंग हिमालयंस, ये ऊपर चढ़ गए और एक इस तरीके से हिमालयाज बनी। तो ये सारी अद्भुत चीजें अंटार्कटिका में जाके पता चली टिशानी दोशी को। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट, कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, डेजोलेट एंड टू द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। फ्रिजिड यानी कि वेरी कोल्ड इन टेम्परेचर, फ्रीज यानी जमी हुई जगह, डेजोलेट यानी कि एक एम्प्टी प्लेस, एक खाली जगह जहाँ पे कोई नहीं रहता। ओके, वो कहती है आज के ज़माने में हमारा ग्लोब ऐसा दिख रहा है। कहती है प्रेजेंट डे में क्या हुआ था, ये जो साउथ अमेरिका दिख रहा है ये भी अंटार्कटिका का ही पार्ट था, यानी गोंडवाना लैंडमास का पार्ट था। क्या हुआ? ये जो साउथ अमेरिका है ये टूट के, गोंडवाना लैंडमास से टूट के, ड्रिफ्ट होके यानी कि फ्लोट करते हुए ऊपर नॉर्थ अमेरिका से यहाँ पे ज्वाइन हो गया। और जब ये ज्वाइन हुआ तो यहाँ पे एक पैसेज, एक रास्ता बन गया। उस पैसेज को हम कहते हैं ड्रेक पैसेज। ओके, अब इस ड्रेक पैसेज में 3 बहुत इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज आती हैं, वो है पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन। क्योंकि 3 बड़े बड़े ओशंस यहाँ पे इस ड्रेक पैसेज में एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई ओशन करंट्स होते हैं और इन्हीं
3 ओशंस के सबसे ज्यादा ओशन करंट्स को कंबाइन करके हम उसको बोलते हैं कोल्ड सर्कमपोलर करंट। तो कहती है वहां ड्रेक पैसेज में कोल्ड सर्कमपोलर करंट्स भी हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अंटार्कटिका आज इतना फ्रीज यानी इतना ज्यादा फ्रीजिंग कोल्ड प्लेस है और डेजोलेट है यानी जहां पे कोई नहीं रहता। और वर्ल्ड के एकदम बॉटम में यानी ये पूरी दुनिया और एकदम एंड में यहाँ पर अंटार्कटिका है साउथ पोल में, बाकी सब चीजें ऊपर नॉर्थ की तरफ है। ओके, तो ये सब टिशानी को अंटार्कटिका जाके पता चला। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect, not just for circulatory and metabolic functions but also for the imagination. Prospect मतलब कोई आइडिया, कोई ख्याल। तो तिशानी कहती है कि मैं एक साउथ इंडियन हूँ और साउथ इंडिया में लोग सन वर्शिपिंग होते हैं यानी सूर्य भगवान की रोज सुबह उठ के पूजा करते हैं। कहती मेरे लिए बहुत अजीब बात थी क्योंकि 2 हफ्ते तक जब तक हम वहाँ अंटार्कटिका में थे मैंने सन ही नहीं देखा, क्योंकि वहाँ पे लाइट तो होती है लेकिन सन नहीं दिखाई देता। कहती है 90% जो दुनिया की आइस है, दुनिया के टोटल 90% वॉल्यूम्स ऑफ आइस है वो यहाँ अंटार्कटिका में है और सन नहीं दिखता। तो कहती है मेरे लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल थी, क्योंकि सिर्फ मेरे सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए नहीं, मेरे इमेजिनेशन के लिए, क्योंकि सनलाइट आपको एनर्जी देती है, आपको विटामिन डी देती है, आपकी बॉडी को बैलेंस करती है। तो कहती है मेरे पूरे बॉडी के जो सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक फंक्शंस है उसके लिए तो बहुत अजीब आइडिया था कि सन नहीं मिला, 2 हफ्तों से सूरज नहीं देखा, और मेरे इमेजिनेशन के लिए भी कि मैं एक सन वर्शिपिंग पर्सन हूँ साउथ इंडियन होने के नाते, तो मैं भगवान की, सूर्य भगवान की पूजा भी नहीं करवा रही हूँ क्योंकि मुझे दिख नहीं रहे। तो ये सब चीजें उसने वहां पे नोटिस करी। It's like walking into a giant ping pong ball devoid of any human markers, no trees, billboards, buildings. Devoid का मतलब क्या होता है? Without, किसी चीज के बिना। So वो कह रही है कि मैं जब अंटार्कटिका में थी तो ऐसा लग रहा था एक बहुत, मैं बड़ी पिंग पोंग बॉल पे वॉक कर रही हूँ। अब ये जो बॉल आप देख रहे हो ये पिंग पोंग बॉल है, ये बिल्कुल व्हाइट कलर की होती है, बिल्कुल व्हाइट। तो जैसे पिंग पोंग बॉल कितनी व्हाइट होती है, कहती है एग्जैक्टली इतनी ज़्यादा व्हाइट बड़ी सी मैं वहाँ पे लैंड पे चल रही हूँ, उसे ऐसा लग रहा था। और वहाँ पे कोई ह्यूमन मार्कर्स नहीं थे, यानी वो जगह कैसी थी, एक पिंग पोंग बॉल की जैसे व्हाइट थी, जहाँ पे कोई इंसान नहीं थे, कोई ट्रीज नहीं थी, कोई बिलबोर्ड यानी कोई नोटिस बोर्ड, कोई साइन बोर्ड जैसे रोड पे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई बिल्डिंग्स नहीं थी, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। यू लूज ऑल अर्दी सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है? टू गेट एन आइडिया ऑफ 3 डायमेंशंस। तो वो कहती है यहाँ पे हर वक्त क्या होता है, लाइट रहती है, तो आपको यही नहीं पता चलता कि टाइम क्या हो रहा है, टाइम की खबर नहीं मिलती आपको इस जगह पर कि क्या टाइम हो रहा है। और पर्सपेक्टिव, अर्ली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि हर जगह के 3 डायमेंशंस होते हैं। अब आप ये लैंड देख लीजिए, ये अंटार्कटिका का लैंड है। 3 डायमेंशंस यानी जिस जगह में जिस चीज की लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। मान लीजिए यहाँ पे अंटार्कटिका में कोई ऐसा एक इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है, अब यहाँ पे आपको इस तरफ से लेंथ और इस तरीके से ब्रेथ, ये लेंथ और ये ब्रेथ तो आपको दिख रही है, लेकिन आप जब यहाँ खड़े हो तो आपको कोई चीज़ ऐसी उठी हुई नहीं दिख रही, यानी हाइट नहीं दिख रही आपको किसी चीज़ की। हम जब एक जगह खड़े होते तो हमें लेंथ पता चल रही है इस रूम की, लेंथ पता चल रही है, विड्थ यानी ब्रेथ पता चल रही है, लेकिन हाइट भी पता चल रही है, 3 डायमेंशंस हमें पता चल रहे हैं। लेकिन जब आप अंटार्कटिका में होते तो आपको ये हाइट वाला जो डायमेंशन है वो नहीं समझ में आता, क्योंकि सब कुछ बहुत फ्लैट है वहाँ पे, तो आपको सिर्फ 2 डायमेंशंस, लेंथ एंड ब्रेथ समझ में आता है, और क्या टाइम हो रहा है ये भी आपको वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता। The visual scale ranges from the microscopic to the mighty, midges and mites to blue whales and icebergs as big as continents. The largest recorded was the size of the Belgium. Microscopic मतलब very tiny, बहुत छोटा, mighty मतलब very huge, midges and mites means tiny insects, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। तो वो बताती हैं कि यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ नॉर्मल नहीं दिखेगी, या तो एक्सट्रीमली बहुत बड़ी ह्यूज दिखेगी या तो एक्सट्रीमली बहुत छोटी वेरी टाइनी चीज़ें दिखेंगी। वो कहती है यहाँ पे सबसे छोटे छोटे इंसेक्ट से लेके बड़ी बड़ी वेल्स तक सब मुझे देखने को यहाँ पर मिला, और मुझे आइसबर्ग्स यानी वो बड़े बड़े माउंटेन्स जो पूरे बर्फ से बने हुए हैं वो देखने को मिले, और इतने बड़े होते हैं कि एक एक कंट्री जितने बड़े, एक एक देश जितने बड़े यहाँ पर एक एक आइसबर्ग होते हैं। और सबसे बड़ा यहाँ पे जो रिकॉर्डेड है, जो सबसे बड़ा आइसबर्ग है
उसकी साइज बेल्जियम जितनी है, बेल्जियम एक कंट्री है, उसके साइज जितनी यहाँ पर एक आइसबर्ग है। तो इतने बड़े बड़े आइसबर्ग्स वहां देखने को मिलते हैं। डेज गो ऑन एंड ऑन इन surreal 24-hour austral summer light and a ubiquitous silence interrupted only by the occasional avalanche or calving ice sheets consecrates the place. surreal क्या होता है? अनबिलीवेबल, कोई ऐसी चीज जिस पे आपको यकीन ना हो। ऑस्ट्रल क्या होता है? रिलेटिंग टू द सदर्न हेमिस्फेयर, जो चीज सदर्न हेमिस्फेयर में होती है, क्योंकि अंटार्कटिका सदर्न हेमिस्फेयर साउथ पोल में। यूबिक्विटस क्या होता है? फेल्ट एवरीवेयर, कोई ऐसी चीज जो हर जगह महसूस हो रही है, एवरीवेयर। ओके, तो वो बोलती है, तिशानी दोशी बताती है कि जब मैं वहां पर थी अंटार्कटिका में, दिन बीतते गए और एक सरियल 24-hour ऑस्ट्रल समर लाइट थी, यानी एक अजीब सी, एक अनबिलीवेबल, हर टाइम वहां पे लाइट थी, यानी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रात हो रही है। वहां पे 24 आवर्स 24 घंटे लाइट थी, ऐसा लग रहा था सुबह ही है। और एक यूबिक्विटस साइलेंस, एक ऐसी शांति, एक ऐसा साइलेंस महसूस हो रहा था जो हर वक्त था। और ये साइलेंस सिर्फ कब डिस्टर्ब होता था, कब इंटरप्ट होता था, जब कभी कभी ओकेजनली वहां पे एवलांच आता था। एवलांच क्या होता है? स्नो स्लाइड, यानी कि इस तरीके से जब बर्फ के बड़े बड़े पीसेस टूट के नीचे गिरते हैं तो बहुत तेज साउंड करते हैं, उसे हम एवलांच कहते हैं। तो कहती है जब एवलांच आता था, या कैल्विंग यानी स्प्लिट एंड ब्रेक, यानी कि जो बड़ी बड़ी बर्फ की परतें जब दो हिस्सों में टूट के गिरती थी, तभी ये साइलेंस में कोई शोर या कोई इंटरप्शन फील होता था, जब एवलांच आता था या आइस शीट टूटती थी। अदरवाइज इस जगह में हमेशा क्या होता है? साइलेंस होता है, जो कि इस जगह को कॉन्सेक्रेट्स करता है, यानी कि ब्लेस करता है, आशीर्वाद देता है इस जगह को साइलेंस से। It's an immersion that will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history, and for humans, the prognosis isn't good. Immersion क्या होता है? सबमर्ज होना, किसी चीज में डूब जाना। जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री रिलेटेड टू द अर्थ्स फॉर्मेशन, यानी कि हमारी धरती बनी कैसे थी। और प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को फोरकास्ट करना, यानी प्रिडिक्ट करना, यानी पहले से आप अनुमान लगा रहे हो। तो तिशानी बोलती है कि जब मैं जगह पहुंच गई तो मैं इस जगह की ब्यूटीफुल, ये जगह इतनी सुंदर थी कि मैं इमर्स हो गई, यानी कि बिल्कुल डूब गई इस जगह में। और क्यों डूबी? ताकि मुझे जियोलॉजिकल हिस्ट्री पता चले कि हमारी धरती आखिर थी कैसे थी, बनी कैसे थी। और ये सब देखने के बाद वो हम ह्यूमंस को कहती हैं कि हम इंसानों के लिए एक प्रिडिक्शन जो है जो अच्छा नहीं है, क्योंकि हम इंसानों ने इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट की हुई है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन किया हुआ है, एनिमल्स की हंटिंग कर रहे हैं, पोचिंग कर रहे हैं, पल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। हर बुरी चीज़ जो हमें नहीं करनी चाहिए, हम इंसानों ने वो हर बुरी चीज़ करी है, जिसकी वजह से जो प्रिडिक्शन वो कर रही है, यानी जो वो अनुमान लगा रही है हम इंसानों के लिए, वो अच्छा नहीं है, वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। ह्यूमन इम्पैक्ट, अब वो हमें एक ह्यूमन इम्पैक्ट बता रही हैं, यानी कि वो बता रही हैं हमें कि हमने जो भी काम किया है, यानी हमारे जो भी इंसानों के, ह्यूमंस के जो एक्शंस थे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या असर पड़ा है, वो पढ़ते हैं। तो बता रही है ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड फॉर अ पैल्ट्री 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock. तो पैल्ट्री का मतलब क्या होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, कम समय के लिए। तो कहती है कि ये जो दुनिया है, ये जो अर्थ है, ये 650 मिलियन ईयर्स पुरानी है, और हम इंसान सिर्फ कितने पुराने? 12,000 साल पुराने। इस 650 मिलियन ईयर्स में से इंसान सिर्फ 12,000 साल पहले आए, जो कि बिल्कुल जियोलॉजिकल क्लॉक में अगर मेजर करें तो कुछ सेकेंड्स ही होंगे, यानी हम इस धरती पे ज्यादा टाइम से नहीं है। In that short amount of time, we have managed to create quite a ruckus, etching our dominance over nature with our villages, towns, cities and mega cities. Ruckus यानी कि to create lot of noise and disturbance, जब आप बहुत शोर और बहुत हड़कंप मचाते हो किसी जगह। Etching का मतलब क्या होता है? To mark, यानी किसी चीज पे कोई मार्क करना। तो टिशानी कहती है हम इस धरती पे सिर्फ 12,000 साल से हैं, जो कि बहुत कम है कंपैरेटिवली अर्थ कितने साल से, जो कि 650 मिलियन ईयर्स पुरानी है।
कहती है इतने कम टाइम में ही हमने इस धरती में हर रकस, हर परेशानी, हर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया है अर्थ के लिए। और हमने ऐसा किया है कि जैसे हम अर्थ को डोमिनेट कर रहे हैं। हम ह्यूमंस ने समझ लिया कि हम सुपीरियर हैं और हम अर्थ के साथ जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, और अपनी बड़ी बड़ी विलेजेस, टाउन, सिटीज, मेगा सिटीज बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर करके। तो इंसानों ने इतना बुरा किया हुआ है अर्थ के साथ और उसको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। The rapid increase of human populations has left us battling with other species for limited resources and the unmitigated burning of fossil fuels, and now created a blanket of carbon around the world, which is slowly but surely increasing the average global temperature. Battling यानी कि fighting, लड़ना, और अनमिटिगेटेड का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो कंटिन्यूसली हो रही है, रुक नहीं रही। तो वो कह रही है कि जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है इंसानों का, वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारी दूसरी एनिमल्स और प्रजातियों के साथ बैटल कर रहे हैं, यानी लड़ाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है और हम लोग सब आपस में बहुत ज्यादा नंबर में हैं, चीजें कम और इंसान ज्यादा। तो दैट मीन्स आपस में लड़ाइयाँ ही होंगी अलग अलग स्पीशीज से। हम एनिमल्स को मार रहे हैं, उन्हें खा रहे हैं, सारी बैड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं जो ह्यूमंस को नहीं करनी चाहिए। और हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। हम पेट्रोल से गाड़ी चला रहे हैं, स्मोक क्रिएट हो रही है, फैक्ट्रीज से बहुत सारा केमिकल्स और स्मोक निकल रहा है। तो जिससे क्या हो रहा है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और जो श्योरली एक दिन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। यानी कि जो हमारे आसपास ओजोन लेयर जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन जब इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि वार्मथ बढ़ जाएगी, गर्म यानी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, जो कि बहुत खराब है हम सब इंसानों के लिए। Climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our time. Hotly contested यानी कि discussed। अब जो क्लाइमेट हर कभी चेंज हो जा रहा है, कभी भी बारिश हो जाती है, हम देखते हैं जो हम बोलते हैं बेमौसम बारिश हो रही है, तो ये सब क्लाइमेट चेंज हो रहा है। यानी कि ये हमारी वजह से, हमारी प्रैक्टिसेस की वजह से जो अर्थ का नेचुरल सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है, जिसमें क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और ये बहुत ज़्यादा डिस्कस्ड है आज की डेट में। अगर कोई इन्वायरमेंट में डिबेट हो रहा है, कोई बहस चल रही है, तो क्लाइमेट की बात हमेशा ज़रूर आती है कि ये अब अनएब्रप्टली काफ़ी चेंज हो रहा है। विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शील्ड मेल्ट एंटायरली? तो अब तिशानी हमसे पूछ रही है कि जो वेस्ट अंटार्कटिका में जो बड़ी बड़ी आइस शीट्स हैं, बड़ी बड़ी बर्फ की जो परतें हैं, क्या वो पूरी तरह मेल्ट हो जाएंगी, पिघल जाएंगी? जो कि बहुत गलत है। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करेंट्स बी डिसरप्टेड? क्या गल्फ स्ट्रीम में जो ओशन करेंट्स हैं, ये गल्फ स्ट्रीम देख रहे हैं यहाँ पे ये गल्फ स्ट्रीम है, इसमें से बहुत सारे ओशन करेंट्स निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, बहुत सारी चीज़ें, तो यहाँ पे ओशन करंट्स निकलते हैं। तो वो कह रही है कि गल्फ स्ट्रीम में जो ओशन करंट्स निकलते हैं, क्या वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, यानी जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे अपने काम में। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट? क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि धरती का, ये दुनिया का एंड हो जाएगा? मे बी, मे नॉट बी। तो वो कहती है मे बी और मे नॉट बी, यानी कि वो कहती है अगर इस तरीके से हम कंटिन्यूसली धरती को डोमिनेट करते रहेंगे, उसमें सब बैड प्रैक्टिसेस करते रहेंगे, तो मे भी एक दिन ऐसा होगा कि धरती खत्म हो जाएगी, गल्फ स्ट्रीम में जितने भी ओशन करंट्स है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, जो वेस्ट अंटार्कटिक में जो आइस शील्ड्स हैं वो सब मेल्ट हो जाएंगी। फिर वो कहती है मे नॉट बी, कहती है ऐसा नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम ध्यान दें आज से, अभी से अपने हर एक्शन को अर्थ के अकॉर्डिंग लेके चलें, तो ये सब चीजें नहीं भी हो सकती हैं। यानी कि वो अभी हमें समझा रही है कि अब भी टाइम है, हमें सुधर जाना चाहिए, अर्थ को इतना परेशान नहीं करना चाहिए जिससे अल्टीमेटली हमारा ही एंड आ जाए। Either way, Antarctica is a crucial element in this debate, not just because it's the only place in the world which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in this respect. Pristine का मतलब क्या होता है? In its original condition, कोई ऐसी चीज़ जो जैसी थी वैसी ही रह रही है, बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है। तो तिशानी कहती है कितनी भी डिबेट, कितनी भी बहस कर लें, अंटार्कटिका हमेशा इन डिबेट्स का पार्ट रहेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए नहीं
क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं रहता, कोई आता जाता नहीं है, यहाँ पे कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रहती, बल्कि इसीलिए क्योंकि ये हमेशा प्रिस्टाइन रहता है, यानी कि ओरिजिनली एंटार्क्टिका जैसा था आज भी वैसा ही है, इसको खराब नहीं किया गया क्योंकि ह्यूमंस यहाँ नहीं रहते तो ये चीज़ बर्बाद नहीं हुई, अदरवाइज ह्यूमंस ने हर चीज़ तो बर्बाद करी है, एक एंटार्क्टिका ही बस बचा हुआ है। But more importantly, because it holds in its ice cores 500,000-year-old carbon records trapped in its layers of ice. If we want to study and examine the Earth's past, present and future, Antarctica is the place to go. Ice cores क्या होते हैं? Deep inside the ice, यानी बहुत ice के अंदर deep में। कहती है एक चीज़ बहुत important है कि इनकी जो layers of ice हैं, एंटार्क्टिका की जितनी भी layers of ice हैं और बहुत डीप अंदर आइस में बहुत सारा जो कार्बन है वो इकट्ठा किया हुआ है, वो ट्रैप्ड है, यानी आज भी इकट्ठा किया हुआ है। और अगर हमें अर्थ का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जानना है तो एंटार्क्टिका एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि जब हम यहाँ जाएंगे हमें पता चलेगा कि गोंडवाना लैंड हुआ करता था और सब कंबाइंड हुआ करते थे सुपर कॉन्टिनेंट में, तो पास्ट तो हमें पता चलेगा, प्रेजेंट क्या है वो तो हमें पता ही है, और हम ह्यूमंस के प्रेजेंट में जो एक्शंस है इससे हमारा फ्यूचर कैसा होगा ये भी हमें वहां जाके पता चलेगा, इसलिए एंटार्क्टिका जरूर जाना चाहिए, ऐसा टिशानी कह रही है। Students on ICE, the program I was working with on the Shokalski aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them with inspirational education opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet. फॉस्टर यानी किसी चीज़ को प्रमोट करना, किसी चीज़ का प्रचार करना। तो कहती है मैं जिस प्रोग्राम के साथ गई थी उसका नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस। वो हर साल ऐसे बच्चों को ले जाते हैं और रिसर्च करवाते हैं एंटार्क्टिका में ले जाके, ताकि ये बच्चे एक एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प कर पाएँ, समझ पाएँ कि अर्थ की क्या कंडीशन है और हमें कैसा करना चाहिए। और जब ये लोग वहाँ से समझ के आएंगे तो ये बच्चे क्या करेंगे, ये इस चीज़ को प्रमोट करेंगे, ये इस चीज़ को समझेंगे और हमारे प्लैनेट को बहुत सुंदर प्लैनेट बनाएंगे ये बच्चे, क्योंकि ये हमारी फ्यूचर जनरेशंस हैं। It's been in operation for 6 years now, headed by Canadian Geoff Green, who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way. कार्टिंग का मतलब क्या होता है? टू कैरी विद डिफिकल्टी, कोई चीज़ जो बहुत मुश्किल से की जाती है। तो कहती है जो हमारा स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम है ये पिछले 6 सालों से चल रहा है, जिसके हेड, जिसके कैप्टन एक कैनेडियन है और उनका नाम है जियोफ ग्रीन। कहती है ये 6 सालों से, और पहले ये किसको ले जाते थे? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को, जो रिटायर्ड लोग होते थे, जिनको जो क्यूरियोसिटी सीकर्स होते थे, यानी जिनको जानना है कि अर्थ कैसी दिखती थी और एंटार्क्टिका कैसा दिखता है, वहाँ पे सब क्या होता है, इन सारे लोगों को ले जाते थे। लेकिन बाद में जियोफ ग्रीन ने रियलाइज़ किया कि इन लोगों को वहाँ ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये लोग सिर्फ पैसा खर्च करके घूम फिर के आ जाते हैं और जो वहाँ से चीज़ें सीख के आए उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, यानी लोगों को बता नहीं रहे कि हमें इतना धरती को बर्बाद नहीं करना है, अपने एक्शंस में कोई चेंज नहीं ला रहे। फिर उन्होंने ये बोला कि मैं अब स्टूडेंट्स को ले जाऊंगा, यानी मैं फ्यूचर जनरेशन को, नए बच्चों को ले जाऊंगा, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये हमारा भविष्य है और ये पॉलिसी मेकर्स है, यानी बड़े होकर यही बच्चे हमारे लिए पॉलिसीज, हमारे लिए रूल्स बनाएंगे। और यही एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला मैं यंग बच्चों को ले जाऊंगा हु आर रेडी टू एब्जॉर्ब, यानी जो सीखने के लिए बहुत रेडी हैं, लर्न करने के लिए, यानी उनको जानना है, सीखना है नई नई चीज़ें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्ट, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब ये बच्चे वहाँ जाएंगे, सीखेंगे और बाद में आएंगे तो ये जो सीख के आए उसको एक्ट भी करेंगे, यानी जो उन्होंने सीखा है उसको प्रैक्टिस भी करेंगे और लोगों को प्रमोट करेंगे। इसीलिए अब ये यंग बच्चों को और स्टूडेंट्स को ले जाते हैं अंटार्कटिका। The reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. तो वो कह रही हैं कि हमारा जो ये प्रोग्राम है ये इतना सक्सेसफुल इसीलिए है क्योंकि आप साउथ पोल में जाओ और एंटार्क्टिका में जाओ और उससे अफेक्ट ना हो, यानी कि आप उसकी ब्यूटी में खो ना जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो भी एंटार्क्टिका जाता है उसकी ब्यूटी में इतना इमर्स हो जाता है कि हर बार वो लोगों को प्रमोट करता है कि आप भी जाइए, इसीलिए हमारा ये प्रोग्राम इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है। It's easy to be blazed about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude. But when you can visibly see glaciers retreating
and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. Blaze का मतलब क्या होता है? Indifferent to something because you are not concerned about it. Blaze यानी आपको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो हो रहा है जैसा हो रहा है हाँ ठीक ही हो रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो तिशानी जोशी कहती हैं कि ब्लेज में रहना बहुत आसान है, यानी कि इनडिफरेंट पर्सन रहना जिसको किसी चीज़ का कोई कंसर्न नहीं है, ऐसा बने रहना बहुत आसान है, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो अभी, क्योंकि आप अपने घर में बैठे हो. आपको सिर्फ सुनाई आ रहा है कि अंटार्कटिका में जो आइस शील्ड्स हैं, जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, आपने देखा नहीं है. लेकिन जब आप एक्चुअली वहाँ जाते हो, बड़ी बड़ी आइस शील्ड्स को कोलैप्स होते हुए, टूटते हुए, और बड़ी बड़ी जो ग्लेशियर्स हैं, बड़े बड़े आइस माउंटेन्स हैं, उनको मेल्ट होते हुए, पिघलते हुए देखते हो, तब जाके आपको रियलाइज होता है कि एक्चुअली जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो ग्लोबल वार्मिंग का हमें डर दिखाया जा रहा है वो रियल है. अपने घर पे, अपने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यानी अपने घर में आराम से बैठ के अनकंसर्न इंडिफरेंट बने रहना ईजी, लेकिन जब आप वहाँ जाओगे, एक्चुअली में रियलिटी देखोगे अंटार्कटिका में, तो पता चलेगा कि हम लोग वाकई बहुत थ्रेट में, बहुत डर में हैं कि हमारी धरती में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है एक्चुअली. Antarctica, because of her simple ecosystem and lack of biodiversity, is a perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. तो वो कहती है अंटार्कटिका क्योंकि वो बहुत सिंपल इकोसिस्टम है, वहाँ कोई ज़्यादा लोग वोग रहते नहीं हैं, बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे कोई भी छोटी सी भी चेंज हो जाता है तो वो दिखता है. तो कहती है इस जगह पे जाके स्टडी करना बहुत आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़रा सी चेंज में बहुत सारी चीज़ें हमें दिखती हैं और पता चलता है कि इस चेंज का क्या रेपरकशन यानी कि क्या रिजल्ट निकलेगा हमारे ऊपर. टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट नरिश and sustain the entire southern ocean's food chain. These single-celled plants use the sun's energy to assimilate carbon. Assimilate means to combine and synthesize organic compounds in the wondrous and the most important of processes called photosynthesis. अब जो ये आप पिक्चर देख रहे हो, ये जो ब्लू पोर्शन है, ये है फाइटोप्लैंक्टन्स. ओके, अब क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, जितना भी अंटार्कटिका का सी वर्ल्ड है, यानी जितने भी समुद्र हैं वहाँ पे, जितने भी ओशंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइटोप्लैंक्टन्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसके ऊपर ग्रो करते हैं, जैसे जो एल्गी हो गई, काई हो गई, उसके ऊपर ये फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो होते हैं. तो फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो करते हैं. इनका काम क्या होता है, जितना भी ह्यूमन बीइंग्स ने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया है, ये उन सबको एब्जॉर्ब करते हैं और यूज कर लेते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. यानी अपना खुद का खाना बनाने के लिए ये वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर लेते हैं और फिर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. यानी कि आप सोचिए इन फाइटोप्लैंक्टन्स जो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं, इनका सोचिए आप कितना इंपॉर्टेंट रोल है अंटार्कटिका में, और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, दे आर ह्यूज इन नंबर. तो ये वो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं जो दूसरे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स की बॉडी पर ग्रो करते हैं और जितना भी कार्बन फैलाया हुआ है इंसानों ने उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो जो भी कार्बन है वो ये सब यूज कर ले. तो सोचिए कितनी अच्छी बात है, कितना पोल्यूशन वहां पे घट रहा है और ये कितने इंपॉर्टेंट है पूरी अंटार्कटिका के लिए. Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton, which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region. तो क्या बोला है यहाँ पे साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि अगर ओजोन लेयर यानी कि ये हमारी अर्थ है और ये अर्थ के आसपास क्या है, ओजोन लेयर है एक, जो हमको सन की अल्ट्रावायलेट रेस से बचा रही है, क्योंकि जो सन की डायरेक्ट रेज आ रही है वो किस पे आ रही है, ओजोन लेयर पे आ रही है, अर्थ के पास डायरेक्टली नहीं आ रही. तो हम कितने बचे हुए हैं इस ओजोन लेयर की वजह से. तो वो कह रहे हैं कि अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, यानी अगर ओजोन लेयर में होल्स हो रहे हैं पोल्यूशन की वजह से, कार्बन बढ़ने की वजह से, तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक होगी. क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फाइटोप्लैंक्टन्स, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो प्लांट्स हैं, ये क्या होंगे, इनकी एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो जाएगी बहुत ज़्यादा. और अगर इनकी एक्टिविटी डिस्टर्ब हुई तो क्या हुआ, ये कार्बन को यूज़ नहीं कर पाएंगे, यानी एनवायरनमेंट में कार्बन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. तो इससे क्या होगा, बहुत सारे मरीन एनिमल्स यानी कि समुद्र में रहने वाले बहुत सारे एनिमल्स और जो बर्ड्स हैं उस रीजन की,
और जो पूरा कार्बन साइकिल है जो फाइटोप्लैंक्टन्स चला रहे हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए फाइटोप्लैंक्टन्स को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कैसे बचेंगे? जब आप ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से बचाओगे। In the parable of the phytoplankton, there is a great metaphor of existence. Take care of the small things and the big things will fall into place. Parable का मतलब क्या होता है? A moral based story, एक ऐसी कहानी जिसमें एक छोटा सा आपको moral मिलता है या lesson समझने को मिलता है। तो वो कहती है कि अगर फाइटोप्लैंक्टन की मॉरल बताऊं, कहानी का अगर मॉरल बताऊं, तो यही मॉरल है कि आप छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दो तो बड़ी बड़ी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। यानी आप इन फाइटोप्लैंक्टन्स की वर्किंग पे ध्यान दो और इनको बचाओ। इनको कैसे बचाओगे? ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से। तो सब जो बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम्स है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। ओके, वॉक ऑन द ओशन। अब थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का, वॉक ऑन द ओशन। यानी ओशन जो कि अंटार्कटिका में ओशन है उस पर इन लोगों ने वॉक किया था। कैसे वॉक किया था? आइए उनका एक्सपीरियंस पढ़ते हैं। माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल at 65.55 डिग्री साउथ। कहती है मेरा अंटार्कटिक एक्सपीरियंस बहुत एपिफेनीज से भरा हुआ था, यानी कि एक्सपीरियंस ऑफ सडन रियलाइजेशन। यानी जब मैं अंटार्कटिक में थी तो मुझे एक चीज़ बहुत सडनली रियलाइज हुई कि अच्छा ऐसे भी होता है क्या। तो कहती है वो मुझे पूरी जगह फील हो रहा था, लेकिन एक जगह जहाँ मुझे सबसे बेस्ट एपिफेनी फील हुई यानी बेस्ट सडन रियलाइजेशन फील हुआ वो था अंटार्कटिक सर्कल पे 65.55 डिग्री साउथ पे। ये जो आप रेड सर्कल देख रहे हैं ये अंटार्कटिक सर्कल है। जब यहाँ पर खड़ी हुई होंगी 65.55 डिग्री साउथ पे कौन? तिशानी जोशी, तब उनका बेस्ट एक्सपीरियंस था ये अंटार्कटिक में। कैसे? द शोकाल्स्की हैड मैनेज्ड टू वेज हरसेल्फ into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. Wedge यानी कि to force into a narrow space, जब आप बिल्कुल पतली सी सड़क में पतले से रास्ते में घुस जाते हो, फंस जाते हो। तो कहती है जो शोकाल्स्की है, जो हमारी शिप थी, वो एक बीच में एक वेज में एक रास्ते में आके फंस गई। इस तरफ क्या था? इस तरफ पेनिनसुला था और इस तरफ टैडपोल आइलैंड था। कहती बीच में हमारी शिप फंस गई और ऐसे फंसी कि हम आगे नहीं जा पा रहे थे। फिर क्या होता है? द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ, बट बिफोर वी डिड वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंगप्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन। तो कैप्टन ने बोला क्योंकि अब आगे तो जान नहीं पा रहे, उसने डिसाइड किया कि हम पीछे मुड़ेंगे, वापस हम जाएंगे नॉर्थ की तरफ वापस। तो कहती है ये वापस जाने से पहले कैप्टन ने हमको एक इंस्ट्रक्शन दिया कि गैंगप्लैंक क्या होता है? एक वुडन बोर्ड होता है यूज टू बोर्ड और गेट डाउन द शिप से नीचे उतरने के लिए और शिप में ऊपर वापस चढ़ने के लिए एक लकड़ी का बोर्ड होता है जिसके ऊपर चढ़ के आप जाते हो और चढ़ के वापस नीचे उतरते हो, उसे हम गैंगप्लैंक कहते हैं। तो कहती है पीछे नॉर्थ की तरफ वापस मुड़ने से पहले कैप्टन ने हमें एक ऑर्डर दिया कि गैंगप्लैंक से नीचे उतरो और ओशन पर मैं आपको वॉक करवाऊंगा, यानी महासागर पे मैं आपको वॉक करवाऊंगा। तो वो इनका बेस्ट एक्सपीरियंस था। So there we were all 52 of us kitted out in Gore-Tex and glares walking on a stark whiteness that seemed to spread out forever. तो कहती है हम 52 लोग थे पूरे स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम में, हम सब लोग नीचे उतरे, हमने किटेड आउट किया यानी टू गिव द क्लोथिंग और इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर डूइंग पर्टिकुलर एक्टिविटी। यानी इस ओशन पर वॉक करने के लिए हमें किटेड आउट किया गया, यानी वैसे सारे कपड़े, सूट्स और इक्विपमेंट्स दिए गए हमें जो हमें इस ओशन वॉक करने में हेल्प होगी। और हमें गोरेटेक्स दिया यानी कि ब्रीदेबल वाटरप्रूफ फैब्रिक, यानी वो कपड़ा दिया पहनने के लिए जिसको पहन के आप ब्रीथ भी कर सकते हो और पानी में भी जा सकते हो। और ग्लेयर्स यानी कि चश्मे पहनने के लिए दिए क्योंकि स्नो में बहुत इतनी तेज होती है व्हाइट लाइट की आपकी आईसाइट जा सकती है, तो चश्मे दिए। और फिर उन्होंने कहा हमने वॉक करना स्टार्ट किया स्टार्क वाइटनेस पे, यानी कि इस तरीके से बिल्कुल वाइट बर्फ पे, और जिसके नीचे ओशन था। तो ऊपर बर्फ थी और नीचे ओशन था, तो इस बर्फ पे ये लोग ऐसे वॉक करें। अंडरनीथ आवर फीट वाज अ मीटर थिक आइस पैक एंड अंडरनीथ दैट 180 मीटर ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर। तो वो कहती है जब हम लोग वॉक कर रहे थे तो हमारे पैरों के नीचे 1 मीटर मोटी आइस पैक थी, यानी एक आइस की बिल्कुल परत लगी हुई थी, और उसके नीचे 180 मीटर्स का पूरा ओशन था जो कि सॉल्ट वाटर था, लिविंग एंड ब्रीदिंग, यानी अंदर बहुत सारे मरीन एनिमल्स जिंदा थे और वो लोग ब्रीथ कर रहे थे, यानी कि प्रॉपर मरीन लाइफ उसने अपने पैरों के नीचे एक्सपीरियंस करी व्हेन शी वाज वॉकिंग ऑन द ओशन।
In the periphery, crab-eater seals were stretching and sunning themselves on ice floes, much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree. Periphery मतलब area around, आस पास. Ice floes का मतलब क्या होता है? लार्ज पैक ऑफ फ्लोटिंग आइस, यानी बड़े बड़े पीसेज ऑफ आइस जो कि फ्लोट कर रहे हैं पानी में. तो वो कहती है जब हमने आसपास देखा अपने, तो क्रैब ईटर्स, यानी जो स्नेल्स होते हैं ना, ये क्रैब्स खाते हैं, इसलिए इनको क्रैब ईटर्स बोलते हैं. कहती है जो क्रैब ईटर्स थे वो अपने आप को स्ट्रेच कर रहे थे, आराम कर रहे थे उस पूरी स्नो में, एंड सनिंग देमसेल्व्स, यानी सन बाथ ले रहे थे, धूप में बैठे हुए थे. और कहाँ पे बैठे हुए थे? बड़े बड़े पीसेज होते हैं बर्फ के जो पानी में फ्लोट करते हैं ना, तैरते हैं, उनके ऊपर ये क्रैब ईटर्स बैठे हुए थे. एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह मद्रास में, जहाँ से ये तिशानी दोषी आई हैं, वहाँ पर जो सड़क के जो डॉग्स होते हैं वो एक बैनियन ट्री के नीचे बैठ जाते हैं सन की धूप से बचने के लिए. तो यहाँ पे अंटार्कटिका से जो तिशानी वो कंपेयर कर रही है अपनी बर्थ प्लेस मद्रास को. जब भी बहुत गर्मी होती है तो उन्होंने वहाँ पे रोड पे देखा है कि बड़े बड़े बैनियन ट्रीज के नीचे धूप से बचने के लिए जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं. एग्जैक्टली उसी तरह यहाँ पर भी ऐसे कि क्रैब ईटर्स एंजॉय कर रहे थे, अपने फ्लोटिंग आइस पे बैठे हुए थे और सन बाथ ले रहे थे ये लोग. इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट. तो कह रही है ये सब बिल्कुल रेवलेशन जैसा था. रेवलेशन यानी कि टू नो द इंटरेस्टिंग फैक्ट. यहाँ पे आना एक अच्छे फैक्ट को जानने बराबर था कि सब कुछ इंडीड कनेक्टेड, यानी ट्रूली सब कुछ नेचर से कनेक्टेड है. आप जो कर रहे हो, जो भी आपके एक्शंस हैं, सब कुछ, सारा सबका सब जो कनेक्शन है वो सब नेचर से ही है. 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water, and many ecospheres later, I was still wondering about the beauty of balance and play on our planet. तो कहती है जब मैं मद्रास से अंटार्कटिका आई तो मैंने 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water और बहुत सारे इकोस्फेयर क्रॉस किए. और मैं वंडर कर रही थी, मैं सोच रही थी कि इस प्लैनेट अर्थ पे कितनी ज़्यादा ब्यूटी है जब मैं अंटार्कटिका पे आई. How would it be if Antarctica were to become the warm place that it once used to be? तो कहती है कैसा होगा कि अगर अंटार्कटिका कोल्ड प्लेस होने की जगह वापस वैसी वार्म प्लेस हो जाए जब 650 मिलियन ईयर्स पहले गोंडवाना लैंड जैसे वार्म हुआ करता था, अगर वापस वार्म हो जाएगी तो कैसा होगा? Will we be around to see it, or would we have gone the way of the dinosaurs, mammoths and woolly rhinos? Who's to say? तो वो कहती हैं अगर वार्म हो भी गया अंटार्कटिका तो क्या हम ह्यूमंस उस वक्त जिंदा रहेंगे देखने के लिए कि कैसे अंटार्कटिका एक खतरनाक कोल्ड प्लेस से पहले जैसे वार्म प्लेस बन गई? क्या हम उस वक्त होंगे, या हम ह्यूमंस एक्सटिंक्ट हो चुके होंगे, खत्म हो चुके होंगे एग्जैक्टली डायनासोर्स, मैमोथ्स और वुली राइनोस की तरह. अब डायनासोर्स, मैमोथ्स और वुली राइनोस ये 3 एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं इस दुनिया से, यानी खत्म हो चुके हैं. तो कहती हैं क्या हम इन एक्सटिंक्ट एनिमल्स की तरह एक्सटिंक्ट हो चुके होंगे? क्या हम देख पाएंगे वो चीज कि वार्म हो जाएगी अगर पूरी अंटार्कटिका तो कैसी होगी? Who's to say, यानी किसे पता होगी भी कि नहीं, या हम जिंदा रहेंगे भी कि नहीं. But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, all I can say is that a lot can happen in a million years, but what a difference a day can makes. तो कहती है मैं अंटार्कटिका में पूरे 2 हफ्ते मैंने उन 52 टीनेजर्स के साथ मैंने स्पेंड किया और वो बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस था. और उन टीनेजर्स को देख के मुझे लगा कि उनके अंदर आइडियालिज्म है, यानी उनके अंदर इच्छा है कि हम यहाँ से जब वापस जाएंगे तो हम प्रमोट करेंगे सब में कि धरती को बचाओ, बहुत ज़रूरी है धरती को बचाना. और वो पॉइंट आ गया कि जब हमें धरती को बचाना पड़ेगा अब. और कहती है इन सब से मुझे सिर्फ इतना समझ में आता है कि ये सारी आइस बनने में, ये सारे लैंड को अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड होने में मिलियन ईयर्स लग गए. कितने साल लग गए? कहती है एक दिन भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है. अगर अब भी हम एक दिन में भी अगर कुछ करेंगे, ट्राई करेंगे तो उससे बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा. तो एक एक दिन काउंट करता है हमारी धरती को बचाने के लिए. ऐसा तिशानी दोषी वहाँ से आकर कहती हैं.